दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में और उसका जो उदारवादी चरण रहा है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी और उसका जो उदारवादी चरण यानी कि लिबरल फेज रहा है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि क्या है सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है और यह सिद्धांत किस तरह से काम कर रहा था और यह सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का ये 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एकदम पूरे डिटेल के साथ में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और स्थापना के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके पहले की जो संस्था रही है उसको हमने एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए, जो भारत की कांग्रेस है, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए इसके पहले से हमारे देश में ढेर सारी संस्थाएं काम करती रही हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में इस सीरीज के बता चुके हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले। तो देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हों या किसी भी तरह का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हों, तो उसके लिए हमें किसी न किसी संस्था की जरूरत होती है। तो इसीलिए ढेर सारी संस्थाओं की स्थापना हुई और लास्ट में एक अखिल भारतीय संस्था बनी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना मुख्य रूप से जो अंग्रेज अधिकारी थी A.O. ह्यूम, तो इन्होंने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने ढेर सारे प्रयास किए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। देखिए, जो A.O. ह्यूम थे यानी कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, तो इन्होंने 1883 में ही भारत के जितने प्रमुख लीडर थे तो उन सभी के साथ में विचार विमर्श करना प्रारंभ किया, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, तो ये उन्होंने क्यों किया था? उनका मुख्य मकसद था कि भारत में एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि भारतीय लोगों के उद्गार जो कि उनके मन में चल रहे हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके मन में भावनाएं हैं, वो कम से कम बाहर निकाल सकें ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार ठीक ढंग से प्रशासन कर सके। तो उन्होंने ढेर सारे नेताओं से संपर्क किया, इसके बाद ढेर सारी बैठकें की और इसके बाद देखिए 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की A.O. ह्यूम ने, भारतीय जो लीडर्स थे उनके सहयोग के द्वारा। तो इंडियन नेशनल यूनियन यही आगे चलकर 1885 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। इंडियन नेशनल यूनियन, पहले इसका नाम था INU, हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। तो देखिए 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके बाद देखिए इसका क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल यूनियन था इसका अधिवेशन होना था 1885 में पुणे में, ठीक है, पूना में। तो इसका क्या हुआ, देखिए कि वहां पर उस टाइम पर प्लेग फैल गया था, तो उसका पूना में अधिवेशन ना हो सका और उसका अधिवेशन कहां हुआ 1885 में? मुंबई में हुआ उसका अधिवेशन, बंबई में, उस टाइम उसको बंबई बोलते थे। ठीक, तो बंबई में इसका अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल यूनियन, और या फिर उसको बोलेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस टाइम तक उसका नाम बन गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब ये कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था कहां पर? बंबई में। पुणे में होना था लेकिन बंबई में हुआ क्योंकि वहां पर प्लेग बीमारी फैल गई थी, महामारी आ गई थी, तो इसके कारण दूसरी शहर पर इसका अधिवेशन कराया गया। अब देखिए क्या हुआ, 1885 में इसकी स्थापना हो गई। देखिए इसकी जो स्थापना है इसमें मुख्य रूप से जो सहयोगी थे अंग्रेज अधिकारी वो हैं A.O. ह्यूम, और इनके साथ साथ में देखिए आनंद मोहन बोस और व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये मुख्य रूप से इसके दो वास्तुविद माने जाते हैं। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बंबई में आयोजित किया गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं कांग्रेस के, और इसके साथ में A.O. ह्यूम को भी। तो ये तीन लोग प्रमुख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको वास्तुविद कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है कांग्रेस का। देखिए इसका जो अधिवेशन बंबई में हुआ था, इसके बाद देखिए इसने धीरे धीरे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसने धीरे धीरे काम करना प्रारंभ किया। इसने लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना को जगाना प्रारंभ किया, क्योंकि यह एक ऐसा मंच था जिसमें सभी लोग संगठित होकर देश के लिए काम कर सकते थे, आंदोलन चला सकते थे। क्योंकि अभी तक जितनी भी संस्थाएं बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, तो वो सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं स्थानीय रही हैं
और उनमें इतना ज्यादा संगठन नहीं रहा, यानी कि संगठन का अभाव रहा है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये बहुत ही ज्यादा संगठित थी और इसमें अंग्रेज अधिकारी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, तो इस कारण से ये काफी ज्यादा अच्छी संस्था बन चुकी थी। तो देखिए इस संस्था के आने के बाद क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे जो महिलाएं थी उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें भाग लेना प्रारंभ किया। जैसे कि 1890 में हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने भाषण दिया था कादम्बिनी गांगुली, जिनका नाम है, इन्होंने ये एक्चुअली जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था तो वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, कादम्बिनी गांगुली। तो इन्होंने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। तो इस तरह से देखिए महिलाओं को भी धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भागीदारी बढ़ती जा रही है। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसमें मुख्य रूप से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और भी ढेर सारे लीडर उस टाइम के रहे हैं 19th सेंचुरी के, तो उन्होंने मिलजुल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक संगठित रूप से काम करना प्रारंभ किया। और क्योंकि उन्हें एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता थी, और यह संस्था क्यों आवश्यकता थी उन लोगों को, क्योंकि एक संस्था के माध्यम से वो एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए वो लोग आंदोलन चला सकते हैं। क्योंकि यदि छोटी मोटी संस्थाएं होंगी तो उनमें मतभेद बन जाते हैं और इसके बाद देखिए वो संस्थाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और पतन की ओर जाने लगती हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो कभी उसका पतन नहीं हुआ। हालांकि लोग जो कांग्रेस में शामिल थे उनके बीच में विचारों में मतभेद हुए हैं, लेकिन विचारों में मतभेद जरूर हुए हैं, लेकिन संस्था का पतन नहीं हुआ है और ये संस्था बरकरार हमेशा मतलब लगातार कंटिन्यूअसली काम करती रही जब तक हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ली तब तक। और इसके बाद देखिए वही कांग्रेस जो आज हमारे देश में काम कर रही है, हालांकि अब तो बहुत ही ज्यादा इस कांग्रेस का और उस कांग्रेस का मकसद डिफरेंट है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो देखिए मुख्य रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसके 3 फेज रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का जो कार्य करने का समय रहा है उसका 3 फेज रहे हैं। कौन कौन से 3 फेज रहे हैं? पहला फेज तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1885 से लेकर 1905 तक, यानी कि बंगाल विभाजन के टाइम तक, ये इसका प्रथम फेज था। इसको हम लोग बोलेंगे लिबरल फेज। ठीक, 1905 से लेकर 1915 तक का जो फेज था कांग्रेस का उसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, जो उग्रवादी या अतिवादी फेज इसका बोलेंगे। ठीक है, और 1915 से लेकर फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो कांग्रेस ने काम किया उसको हम बोलेंगे गांधीवादी इरा या फिर गांधीज पीरियड। तो इस तरह से 3 फेज कांग्रेस के प्रमुख रूप से रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो 1885 से 1905 तक का फेज है, इस फेज में कांग्रेस ने जो काम किया उसका मुख्य रूप से जो तरीका था कांग्रेस का, उसमें उदारवादी तरीका अपनाते थे कांग्रेस के सभी लोग। उदारवादी तरीका का मतलब ये होता है कि जो भी काम करना होता था लोगों को तो वो क्या करते थे कि याचिकाएं करते थे, मतलब अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार से याचिकाओं के माध्यम से अपनी बातें वहां तक पहुंचाते थे, उनसे विनम्र निवेदन करते थे। प्रस्ताव जो वार्षिक अधिवेशन होता था तो उनमें प्रस्ताव पास किए जाते थे। तो इस तरह का उनका काम करने का तरीका रहा है, यानी कि विनम्र निवेदन। कोई ऐसा क्रांतिकारी विचारधारा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रही है लोगों के अंदर। देखिए 1906 में जो बाल गंगाधर तिलक थे और इसके अलावा और भी लोग थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और आरसी दत्त मुख्य रूप से। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए स्वराज की अवधारणा विकसित की थी 1906 में। स्वराज शब्द आप लोग समझ सकते हैं, देखिए हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग रहा है। स्वराज का मतलब ये नहीं था यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रथम फेज में था, स्वराज का मतलब इसमें ये था कि हम लोग स्पेन की तरह डोमिनियन स्टेट, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनियन स्टेट बन जाएं, मतलब शासन तो ब्रिटिश सरकार का ही रहे लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं, अपना प्रशासन चलाएं, बाकी और जितना भी है तो वो सब ब्रिटिश सरकार संभालेगी हम लोगों को, मतलब एक डोमिनियन स्टेट आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह की विचारधारा थी यहाँ पर। स्वराज शब्द का मतलब ये। आगे चलकर जिस तरह से जो क्रांतिकारी विचारधारा का समय आया तो वहां पर स्वराज शब्द का मतलब यही हो गया कि हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं। जिस तरह से जितने भी उग्रवादी क्रांतिकारी हुए जैसे भगत सिंह और इसके अलावा ढेर सारे क्रांतिकारी हैं तो वो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
तो इस तरह से देखिए जो कांग्रेस थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का उद्देश्य समझते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी तो इनके लोगों का जो कांग्रेस में काम कर रहे थे तो उनका उद्देश्य क्या था। देखिए उनका एक उद्देश्य था लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना, मतलब एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जो लोकतंत्र पर यानी कि जनता पर आधारित हो, उसमें जनता भाग ले, मुख्य रूप से जनता भाग ले। यह मुख्य उद्देश्य था कि मतलब अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस में शामिल करना है, ठीक है। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और देखिए इसके उद्देश्य क्या रहे हैं, धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ में मिलकर प्रशासनिक सुधार करना। अब वो प्रशासनिक सुधार चाहे हम याचिकाओं के द्वारा लाएं, प्रार्थना पत्र के द्वारा लाएं, या फिर बिल पास करके लाएं सभाओं में, ठीक है। लेकिन जो प्रारंभिक फेज रहा है वहां पर केवल लिबरल वे के द्वारा वो लोग चाहते थे कि हम लोग सुधार लाएं, कोई क्रांतिकारी कदम उठाना नहीं चाहता था उस टाइम पर। तो धीरे धीरे ये कांग्रेस का उद्देश्य बनता गया। अब देखिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस में नए लोग आएंगे और उसका उद्देश्य भी धीरे धीरे नया होता जाएगा और उसके काम करने का तरीका भी नया होता चला जाएगा। तो ये देखिए मुख्य रूप से है। अब देखिए जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें जो लोग शामिल थे वो तो उनका तो यही था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो हमें शिक्षित करना चाहते हैं, हमारे अंदर सुधार लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो कांग्रेस की स्थापना करके हमारा भला करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस में संगठित रूप से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और किसी भी तरह का विद्रोह नहीं करेंगे। तो ऐसा लोगों को कुछ मान, क्योंकि ये लिबरल लोग थे, ठीक है, तो उनकी विचारधारा भी इसी तरह की होंगी और जो वर्क करने का स्टाइल था वो भी इसी तरह का रहा है। तो इस तरह से लोग ये समझते थे कि मतलब अंग्रेज हमारे लिए जो भी ब्रिटिश सरकार है वो अच्छा कर रही है और हम भी उनके साथ में ठीक तरह से वफादारी या लॉयल रहें। तो इस तरह लोगों का मानना रहा है। अब देखिए जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग और भी ज्यादा भारत में टिक सकते हैं? आप लोग खुद सोच सकते हैं इस बात को। देखिए जो A.O. ह्यूम थे, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, तो A.O. ह्यूम का मुख्य मकसद ये था कि एक ब्रिटिश सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना, सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस को बनाना। क्योंकि देखिए सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये होता है कि वो ब्रिटिश सरकार को जो शासन कर रही है ब्रिटिश सरकार, उसमें वो हेल्प करेगी उनकी, और उनको जनता के अंदर क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, वो सरकार तक पहुंचाएगी। तो ऐसा मानना था। तो इसीलिए जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उस टाइम पर देखिए 19वीं सेंचुरी के आसपास 1950 जो 1850 या उसके आसपास का टाइम रहा, तो वहां पर ढेर सारे आंदोलनों का समय रहा है। और उसके पहले देखिए पुनर्जागरण भी ढेर सारे हुए हैं। तो आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं कि भारत में कितना ज्यादा पुनर्जागरण हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ तो लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आतुर होने लगे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह से लोग आतुर होने लगे तो उनके लिए संस्थाओं की आवश्यकता महसूस उनको होने लगी। तो ये भी एक मुख्य कारण है कांग्रेस की स्थापना का, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कोई ऐसे नहीं हो गई थी कि चार लोगों ने सोचा और कांग्रेस की स्थापना कर दी, लो 1885 में कांग्रेस बना दिया, चलो हम लोग सब शामिल हो जाएंगे और इसी के अंदर कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना के पहले का जो बैकग्राउंड था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और उसके बाद कांग्रेस कैसे काम कांग्रेस ने किया होगा, तो वो सब आप समझ जाएंगे। उसमें कोई चीज 2 4 6 10 फैक्टर याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रहा। देखिए जिस तरह से 19वीं सेंचुरी में देखिए ढेर सारे सुधार आंदोलन, ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन तो हमने आपको बता ही दिए हैं एक वीडियो में, ठीक है। अब उन सुधारों के द्वारा देखिए लोगों के अंदर एक नई चेतना आई, राष्ट्रवादी चेतना आई, और लोग समझदार होने लगे, धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। और इसके अलावा देखिए अंग्रेजों ने भी कुछ सुधार किए थे, तो उससे भी लोगों के अंदर चेतना आई थी। पाश्चात्य साहित्य या फिर पाश्चात्य चिंतन में भी वृद्धि हुई थी। मतलब भारत के लोगों ने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया था, यानी कि जो यूरोपियन साहित्य था उनका अध्ययन मुख्य रूप से किया था। तो इसके माध्यम से लोग एक पूरे विश्व का ज्ञान धीरे धीरे उनके अंदर होने लगा था। और इसके अंदर देखिए अनेक देश स्वतंत्र भी उस टाइम पर होने लगे थे।
तो ये भी एक प्रमुख राष्ट्रवादी भावना का विकास करने में सहायक तथ्य रहा है। अब देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, तो देखिए सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में सभी विद्वान जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं तो उनके मतों में समानता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि अंग्रेजों ने यानी कि एलन ऑक्टेवियम ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी तो उसके पीछे उनका मुख्य मत ऐसा था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग भारत में और भी ज्यादा प्रशासन सुचारू रूप से कर पाएंगे, क्योंकि भारत के लोग जो आंदोलन का रास्ता तुरंत अपना लेते हैं तो वो आंदोलन का रास्ता ना अपना करके क्या करेंगे, अपने जो विचार होंगे वो कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि ब्रिटिश सरकार उनमें कुछ सुधार कर सके, उनकी आत्मा में क्या चल रहा है, उनकी आत्मा की आवाज क्या है वो सुन सके ब्रिटिश सरकार। हालांकि ब्रिटिश सरकार का ऐसा कभी भी मानना नहीं था कि हम लोग भारतीयों में सुधार करने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो मुख्य मकसद यही रहा कि भारत में अधिक से अधिक प्रशासन करें, ठीक है, भारतीयों में फूट डालें, धार्मिक चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या फिर जाति के आधार पर। हालांकि काफी हद तक अंग्रेजों ने जो असमानता थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। तो ये था, कुछ विद्वान जो थे उन्होंने ऐसा भी माना है कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ था उसी का एक प्रतिफल था, क्योंकि राष्ट्रवादी चेतना जो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण आंदोलन में या फिर किसी भी तरह के आंदोलन में जागृत हुई थी 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, लोग एक नई संस्था की मांग कर रहे थे, तो इस कारण से कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जो सेफ्टी वॉल्व की धारणा है, जिन लोगों ने इसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो उसमें कोई मतैक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है कोई भी विद्वान। तो ये इस तरह से कुछ सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा है। देखिए कांग्रेस की जिस तरह से स्थापना हुई, ठीक है, कांग्रेस में लोगों ने काम करना चालू किया, तो हम आपको जैसे पहले बता चुके हैं अभी कि कांग्रेस में जिन जिन लोगों ने काम किया, तो प्रथम फेज में जिन्होंने काम किया तो वे एकदम लिबरल रहे हैं। द्वितीय फेज में जिन्होंने काम किया तो उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और भी ज्यादा कुछ नेता थे जो कि क्रांतिकारी अवधारणा को मानते थे। यानी कि उनका तरीका ये था कि हम लोग याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगे नहीं रखेंगे, हम लोग प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे नहीं रखेंगे, क्योंकि बिना यदि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो हमको कोई अधिकार नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो उग्रवादी कहलाए या फिर उनको हम अतिवादी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद और भी ज्यादा उग्रवादी चरण अपने चरम सीमा पर आ गया था। देखिए कांग्रेस के दो प्रमुख ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने भारत में तो लोगों को जागरूक किया ही, ठीक है, भारत में लोगों के लिए काम किया ही, इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन में भी यानी कि अदर कंट्रीज में भी काम किया। वो दो नेता ऐसे थे, दो लीडर वो थे जिनके नाम है, एक तो है दादा भाई नौरोजी और दूसरे आरसी दत्त। इन्होंने देखिए ब्रिटेन में भी यानी कि लंदन में जाकर भी वहां भी कांग्रेस की एक संस्था खोल दी। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, देखिए इनका कांग्रेस की संस्था वहां पर खोलने का मकसद क्या था, वहां पर खोलने का मकसद ये था ब्रिटेन में कि वहां की सरकार भी भारत की समस्याओं से अवगत हो, वहां के जो लोग हैं वो भी भारत की समस्याओं से अवगत हों, और जितने भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, तो वो भी ब्रिटेन की जो ये नीति है काम करने की, जिस तरह से भारत का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी ब्रिटिश सरकार, तो उससे सभी लोग परिचित हो जाएं ताकि भारत को एक पूरे वर्ल्ड का सहयोग प्राप्त हो सके, समर्थन प्राप्त हो सके। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे एक यह भी रीजन रहा है, क्योंकि लोग जो लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना विकसित होती जा रही थी तो उसके पीछे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या, देखिए अंग्रेज क्या करते थे, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका मुख्य तरीका यह था कि वो भारत से कच्चा माल ले जाती थी ब्रिटेन, ठीक है, और ब्रिटेन से उसको बनाकर भारत लाती थी और ये भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था उस माल को, जो तैयार माल था। तो और यहाँ का जो पैसा होता था उससे जो उनकी इनकम होती थी उनको सीधे इंग्लैंड या ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो ये धन निष्कासन मतलब भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल चौपट होती जा रही थी और यहाँ से जो धन था यहाँ का वो धीरे धीरे ब्रिटेन जा रहा था। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के समर्थन में दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। लोग इससे भी ज्यादा जागरूक हुए और एक संस्था के माध्यम से उन्होंने
तीव्र आंदोलन का रास्ता अपनाना चालू किया। देखिए कांग्रेस के कुछ अच्छे मतलब परिणाम निकले थे। देखिए कांग्रेस ने जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसने 1892 में अंग्रेज सरकार ने भारत परिषद अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस के दबाव की वजह से किया था, याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से यह काम हो पाया था। लेकिन जो भारत परिषद अधिनियम 1992 का था, 1992 का, तो वो कुछ खास नहीं था। उसमें केवल ये तक केंद्रीय विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या थी उसमें कुछ वृद्धि कर दी गई थी। मतलब अधिकतम संख्या उसकी कितनी होगी, 10 से 16 के अंदर, पहले 10 से 12 थी लगभग। तो इसमें देखिए, लेकिन हालांकि वो नाम का ही एक सुधार था, भारत परिषद अधिनियम। उसमें देखिए जो भारत के सदस्य उसमें मनोनीत किए जाते थे, तो उनको एक ठीक तरह से उनकी बात मानी नहीं जाती थी वहां पर। मुख्य रूप से हम ऐसी भाषा में इसको बोल सकते हैं। देखिए उनको जो बजट है उस पर भी मतदान करने का अधिकार नहीं था, और बजट में जो बजट पूरा पारित होता था तो वो ब्रिटिश सरकार की मर्जी से ही हो जाता था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था तो वो पूरी तरह से उसको पारित कर सकता था, और ये विरोध भी नहीं कर सकते थे उसका। तो इस तरह से उनको एक बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम में। तो इससे भी लोग समझने लगे थे, क्योंकि यदि हम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रशासन में सहभागिता भी चाहिए, हमें प्रशासन में भी भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं होगी प्रशासन में तो कर भी नहीं देंगे। तो ये कांग्रेस का उस टाइम पर नारा रहा है कि यदि भागीदारी नहीं तो फिर कर नहीं, टैक्स नहीं। तो इस तरह से देखिए लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। ये जो हम अभी देख रहे थे, तो ये कांग्रेस का उदारवादी यानी कि लिबरल फेज था। और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो उग्रवादी चरण है उसको हम लोग लेकर आएंगे, तो उसको भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे।